हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज के द हिंदू के डिस्कशन में हमारे 9 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। इश्यूज को पूरा बैकग्राउंड समझेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो आर्टिकल्स किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। मेरा गोल रहेगा कि आपको न्यूज़पेपर पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस वीडियो को देखने से एंड ये नोट्स रीड करने से आपका न्यूज़पेपर कंप्लीटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं। अराउंड 9 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। कावेरी रिवर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा पिछले एक वीक के अंदर दिस इशू इज़ इन न्यूज़। अभी रिसेंटली लोकसभा से बिल पास हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इंक्रीज कर दी गई है। थर्ड आर्टिकल एडिटोरियल है एआई एंड साइबर सिक्योरिटी, ये डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स वाला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसको डिस्कस करेंगे। ट्रेड्स फॉर एमएसएमई, इसको डिस्कस करेंगे। लैब ग्रोन डायमंड्स डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डिस्कस करेंगे। इबोला वायरस डिजीज डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एमसीक्यूज हैं एंड मेंस के मॉक क्वेश्चन हैं जो आपको एज होमवर्क के अंदर करके आने हैं। वीडियो का फ्लो ये रहने वाला है। स्टार्टिंग के जितने भी आर्टिकल्स हैं टिल क्रिटिकल मिनरल्स, ये सारे आर्टिकल्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद के आर्टिकल्स द 6, 7, 8 एंड 9, ये सभी आर्टिकल्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। द हिंदू का अगर हम ऑफिशियल न्यूज़पेपर देखें, पेज 1 में कावेरी रिवर डिस्प्यूट का डिस्कशन है, बट हम इस पूरे इशू को होलिस्टिकली समझेंगे। देन पॉलिटिकल न्यूज़, सेकंड हमारा ओडिशा सीक्स यूनेस्को टैग फॉर पूरी रथ यात्रा, इसको देखेंगे। ओडिशा वांट टू इंट्रोड्यूस दिस यूनेस्को साइट, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दिस पूरी यात्रा, इसको पूरे को हम देखेंगे। अभी तक इंडिया की कितनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं एंड विल सी दिस रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बिल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ 34 से 38 कर दी गई है। देन एमएसएमई वाला एक्ट राज्यसभा में पास हुआ, एमएसएमई बिल, जिसमें ट्रेड्स को मैंडेटरी कर दिया है, इसको हम देखेंगे। एंड ये एआई एंड साइबर, इसको डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स, इंडिया को अभी किस तरीके से जो डिपेंडेंसी है हमारी क्रिटिकल मिनरल्स पे ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, उसको रिजॉल्व करना है। इसके वे फॉरवर्ड्स के कुछ पॉइंट हैं एंड डेटा है जो हमारे मेंस के लिए काम आने वाला है। दिस लैब ग्रोन डायमंड्स, इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एंड हमारा इबोला आउटब्रेक, इबोला का फिर से आउटब्रेक हुआ है कॉन्गो में, तो हम इबोला पूरी डिजीज को समझेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। डिजीज एक इंपॉर्टेंट थीम है इन यूपीएससी प्रीलिम। सो लेट्स स्टार्ट विथ कावेरी वाटर डिस्प्यूट। देखो, ओरिजिन इसका ये है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में इस टाइम पे डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग कावेरी। तमिलनाडु एक लोअर राइपेरियन स्टेट है एंड कर्नाटका अपर राइपेरियन स्टेट है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब दिस ईयर मॉनसून जो था वो डेफिशिएंट था। ये इशू गया कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने डायरेक्ट किया कर्नाटका को कि आपको 35 क्यूसेक्स ऑफ वाटर 15 दिन के लिए डेली तमिलनाडु को देना होगा। कर्नाटका में पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इसको बहुत रिलक्टेंट शो किया, जिसकी वजह से कर्नाटका उस डायरेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तमिलनाडु का स्टैंड पॉइंट ये है कि आप हमें 3500 क्यूसेक्स नहीं चाहिए, बल्कि उससे और मोर देन ट्वाइस
हमको वाटर की नीड है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर पीपल, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सो ये इशू अभी इमर्ज हुआ। अभी इसके साथ प्रॉब्लम ये रही कि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो चुका है। बट हम जाते हैं बैकग्राउंड में। पहले कावेरी रिवर की ज्योग्राफी को समझते हैं फॉर प्रीलिम्स। कमेंट करके बताओ कावेरी हमारी कितने स्टेट से पास होती है, राइट। तो बेसिक ज्योग्राफी की बात करें कावेरी की। कावेरी राइजेस फ्रॉम ताल कावेरी इन द ब्रह्मगिरी रेंज इन कर्नाटका। जैसे मैंने बताया, दिस कर्नाटका इज अ अपर riparian state and it flows eastward through Karnataka and Tamil Nadu before draining into the Bay of Bengal at Pumpuhar Bay। पुम्पुहार में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। कावेरी इज यूनिक compared to other peninsular river because it receives water both from southwest monsoon and नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक ये फैक्ट है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हमें ध्यान रखनी है, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक, हरंगी, हेमावती, शींशा एंड अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भावनी, नोयाल एंड अमरावती। ये हमें ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, यूपीएससी ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछ लेता है। रिजर्वायर्स ध्यान रखने, क्योंकि ये रिजर्वायर्स आगे भी जब हम पूरे इश्यू को समझेंगे हमें अ, पता होने चाहिए कौन से रिजर्वायर कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। लाइक कृष्णराज सागर डैम, काबिनी डैम ये कर्नाटका में है, मैटू डैम इन तमिलनाडु। इन दो डैम्स को आप ध्यान रखना, इन्हीं से वाटर नीचे सप्लाई होता है। सो कावेरी का ये मैप, इस मैप को एक बार ज़रूर देख लेना। तो ये इशू अभी का ही नहीं है, दिस इशू इज़ वेरी ओल्ड। इसका जेनेसिस 1892 से ही एग्रीमेंट्स इस पे होते हुए आ रहे हैं। 1924 में टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुई थी फॉर सेटिंग अप दिस कृष्णराज सागर डैम। फिर ये विच वॉज वैलिड फॉर 50 ईयर्स। 1924 का एग्रीमेंट था। देन 1974 में कर्नाटका वांट टू एक्सपेंड दिस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बट तमिलनाडु ऑब्जेक्टेड, क्योंकि तमिलनाडु लोअर राइपेरियन स्टेट है, तमिलनाडु के इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे। एज फार एज द वाटर रिलीज इज कंसर्न, वो तो पूरा कंट्रोल कर्नाटका पे चला जाएगा। देयरफॉर ये डिस्प्यूट तभी से चलता हुआ आ रहा है। तमिलनाडु ऑब्जेक्टेड, आर्गुइंग डाउनस्ट्रीम फ्लोज वर सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। देन 1990 में क्या होता है, अंडर आर्टिकल 262 कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वर कंस्टिट्यूटेड। देन दिस कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये अपना एक अवार्ड देती है, जिसमें ये 740 टीएमसी वाटर को एलोकेट कर देती है इन 4 स्टेट्स में। जिन 4 स्टेट्स से हमारी कावेरी पास होती है वो 4 स्टेट हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। CWD ने कहा कि 740 टीएमसी वाटर इन 4 स्टेट्स में बटेंगे बिकॉज दीज आर द स्टेक होल्डर्स, जिसमें से तमिलनाडु के पास 419 टीएमसी जाने वाला था, कर्नाटक के पास 270, केरला के पास 30 एंड पुडुचेरी के पास 7 टीएमसी। ठीक है, बट इन्होंने ये नंबर फिक्स्ड कंसिडर किया, एलोकेशन को फिक्स कंसिडर किया। इन लोगों ने उस टाइम पे डिस्ट्रेस टाइम को कंसिडर नहीं किया जब डेफिशिएंसी होगी। तो अभी जब भी डेफिशिएंसी होती है ये इशू जाता है CWM यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वो भी 2018 के बाद कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ये दो बॉडीज़, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई इशू क्रिएट होता है स्टेट्स कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास जाती हैं, फिर वो एडहॉक मैकेनिज्म के थ्रू कुछ आइडेंटिफाई करती हैं एंड देन बताती हैं कि आपको इतना वाटर रिलीज करना पड़ेगा। एक फॉर्मल कोडिफाइड मैकेनिज्म नहीं है। सो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इन स्टेट्स के बीच में। सो 2007 में दिस इशू, दिस वाटर एलोकेशन, देन 2018 में सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन में थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर देता है, जिसमें कर्नाटक के एलोकेशन को 14 टीएमसी बढ़ा देता है। बस इतना ध्यान रखना है। एंड सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। दिस डॉक्ट्रिन सिंपली सेट कि इंटर स्टेट की जो रिवर्स हैं ये किसी एक स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, राइट, इट्स अ नेशनल एसेट एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रायोरिटी बिकॉज बेंगलुरु की, कर्नाटका बेंगलुरु की नीड्स को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट एलोकेशन 14.75 टीएमसी इसमें इंक्रीज कर देता है। एंड टू इन्फोर्स द 2018 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ये दो बॉडीज जिसका मैं डिस्कस कर रहा था, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाती है। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया।
रिसेंट CWRC एंड CWMA का डायरेक्टिव, जिसमें बोला गया कर्नाटका को कि आप 3500 क्यूसेक्स माने 4.5 TMC डेली तमिलनाडु को 15 डेज के लिए दोगे। ये बिल्ली गुंडलू वो स्टेशन पॉइंट है जहाँ पर तमिलनाडु में वाटर उनको मिलता है। एंड दिस डायरेक्टिव वॉज एंडोर्स्ड बाय द CWMA, बट कर्नाटका में ने इसमें रिलक्टेंस शो करी। कर्नाटका का कहना था कि हमारा जो कृष्णराज सागर है और काबिनी है, इसमें लो रिजर्वोयर लेवल अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली हमारी भी नीड्स हैं, बेंगलुरु की वाटर नीड्स, उसको फुलफिल करना है। थर्डली हमारे किसानों का इंटरेस्ट। देन इशू बिकेम वेरी पोलिटिसाइज तमिलनाडु से कि 4.5 TMC हमारी नीड नहीं है, आवर वी नीड लार्जर एलोकेशन 9.8 to 9.9 TMC। नाउ they are considering this option of taking this issue to Supreme Court। एक इशू तो ये समझ में आया अभी रिसेंट का CWMA का डायरेक्टिव। सेकंड, इसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों स्टेट्स के बीच में अबाउट दिस मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट। कर्नाटका वांट टू कंस्ट्रक्ट दिस डैम, बट तमिलनाडु अगेन अपोज्ड because of being this lower riparian state। And why Karnataka wanted this dam? Because of the needs, drinking water needs of Bengaluru। But Tamil Nadu is again strongly opposed this dam construction। तो ये दो इशू थे आज के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे कावेरी वाटर डिस्प्यूट को समझने के लिए। अगर हम इसको इश्यूज में वाई दीज इश्यूज स्टिल एग्जिस्ट, बिकॉज वी डोंट हैव अ कॉडिफाइड डिस्ट्रेस शेयरिंग मैकेनिज्म। एडहॉक मैकेनिज्म के थ्रू ये जो 2018 की बॉडीज थी ये डिसाइड करती हैं, एंड स्टेट में वो इशू बहुत पॉलिटिसाइज हो जाता है, एंड स्टेट रिफ्यूज टू एलोकेट। सेकेंडली क्लाइमेट चेंज से मानसून में डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, अनइवन पैटर्न्स हैं रेनफॉल के, जिसकी वजह से एलोकेशन वेरी होता रहता है। बट आपने फिक्स कर दिया द नंबर 740 TMC। एंड दोनों साइड क्रॉपिंग पैटर्न एंड ग्राउंड वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टॉर्टेड है, दोनों साइड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, तो एक ये भी इशू है। एंड नेक्स्ट, द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वाटर का जुडिशियसली यूज़ नहीं हो पाता। So what do we need? We need a scientific distress sharing mechanism, crop diversification, precision farming on both sides, and the integrated basin management, right? तो ये हमारा आर्टिकल कावेरी वाटर डिस्प्यूट हमारा कवर हो गया है। अब द हिंदू में क्या दे रखा था? द हिंदू में हमें गिवन था तमिलनाडु अर्जिस सुप्रीम कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट कर्नाटका टू कंप्लाई विद ऑर्डर ऑन कावेरी वाटर। तो जो CWMA के डायरेक्टिव्स का उसको इन्फोर्स किया जाए, इसके लिए कर्नाटका सिक्योरिटी थ्रेट्स। चलो इस आर्टिकल को देखते हैं। नहीं, इससे पहले चलो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ही देख लेते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने साइबर कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है। ठीक है, साइबर वॉरफेयर एंड साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं यूजिंग AI। वाई? बिकॉज मालवेयर का नेचर इवॉल्व हो रहा है। आजकल इस तरीके के मालवेयर्स आ रहे हैं जो कोड में खुद ही मॉडिफाई कर देते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एंटी मालवेयर टूल्स टू डिटेक्ट सच वल्नरेबिलिटीज़। एक पॉइंट तो ये हुआ जिससे हमारे साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड हो चुके हैं। सेकेंडली, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक मालवेयर्स। So self-learning malware, yeah, means polymorphic malware। Second, we today AI का यूज़ करके we are making autonomous hacking tools, AI generated cyber attacks। आपने देखा होगा बीच में वॉइस क्लोनिंग का इशू चल रहा था। बच्चा क्लासेस में है पर उसके पेरेंट्स के पास फ़ोन जा रहा है उसकी क्लोन्ड वॉइस में कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है
एंड इतने पैसे दे दो, वो हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं अपने बच्चों को अगर छुड़वाना है आपको तो इतने पैसे दे दो। तो इस तरीके के साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे थे। एंड दीज ऑल अटैक्स आर इनेबल्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट सर्विलेंस, ऑटोनोमस वेपन्स। सो एआई एंड साइबर अटैक्स का इंटीग्रेशन यूपीएससी मेंस में ज़रूर क्वेश्चन पूछने वाली है दिस ईयर और मे बी इन द नेक्स्ट ईयर। सो ये हमने देख लिया एआई पावर्ड साइबर अटैक्स, ऑटोनोमस वेपन्स एंड इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एजेंट्स। अर्लियर एआई को थॉट सोचा गया था कि इट विल ओनली इंप्रूव एफिशिएंसी, बट नाउ एआई हैज बिकम एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन थिंक, लर्न, अडेप्ट एंड एग्जीक्यूट टास्क ऑटोनोमसली। यहाँ बात हो रही है एजेंटिक एआई की। ये हमने देख लिया कि व्हाई एआई इज मेकिंग साइबर अटैक्स मोर डेंजरस, लाइक कंटिन्यूसली improve malware, discover vulnerabilities automatically, and they bypass antivirus software. These antivirus software work on this zero trust model. जीरो ट्रस्ट मॉडल का मतलब है कि अगर आपने कभी एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा तो वो हर चीज़ को स्कैन करता है, वो ट्रस्ट नहीं करता। वो किसी भी तरीके की पीडीएफ फाइल हो, यूएसबी से आ रही हो, हार्ड ड्राइव से आ रही हो, इवन टेलीग्राम से आ रही हो, वो उसको स्कैन करता है बिकॉज वो उस फाइल पर ट्रस्ट नहीं करता। उसको स्कैन करेगा, देन यू कैन सेफली यूज दैट फाइल। बट एआई बाईपास कर देता है इस तरीके के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। And this AI can launch attack without human intervention, coordinate attacks at machine speed. Therefore, cyber defense is becoming much harder these days. Okay, ये हमने देखा जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? एआई एजेंट्स कैन impersonate users, manipulate credentials and exploit insider vulnerabilities. So it bypass this authentication. अभी जो रिसेंट यूएस इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, सो डिफेंस में एआई के थ्रू कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स करवा देना एंड उस कंट्री की पूरी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देना। So AI is being used for surveillance, target identification, missile tracking, intelligence gathering, battlefield decision making and autonomous weapons. साइबर स्पेस को हम कहते हैं ना, इट इज बिकमिंग अ फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर। So both sides, Iran, Israel, USA, they were doing coordinated AI-enabled cyber attacks on their critical infrastructure. देन ये बता रहे हैं इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर नारायण साहब कि माइथोस ये एंथ्रोपिक का मॉडल है एआई का, वेरी पावरफुल। एंथ्रोपिक वो कंपनी है जिसका क्लाउड हम लोग यूज़ करते हैं, क्लाउड एआई। उनका ये मॉडल है माइथोस, वेरी एडवांस्ड। ठीक है, वेरी एडवांस्ड, जो ब्रीच कर सकता है किसी कंपनी के साइबर नेटवर्क को, एंड बिकॉज इट कैन डिटेक्ट zero day vulnerabilities, it can identify software weaknesses and test security systems. If such capabilities become widespread, cyber attacks could become dramatically more effective, right? And what if these kinds of things went into the hands of rogue elements? Therefore, cyber security is a prerequisite for national security. एंड सेकंड कंसर्न जो ऑथर इसमें बताते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज का सिर्फ कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेशन होना, लाइक एंथ्रोपिक, पेलेंटिर, ये कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल रखती हैं किसी कंट्री की इकोनॉमी को क्रिपल करने की। So this raises question about regulation, accountability, democratic oversight, concentration of technological power. Therefore, we need governance, and governance हमें strong AI regulation की need है. We need international cooperation, cyber security के standard, ethical oversight,
एंड ह्यूमन कंट्रोल ओवर क्रिटिकल डिसीजंस, राइट। तो हमने इस आर्टिकल के अंदर देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स, राइट, जिसमें पॉलीमॉर्फिक मालवेयर है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिफेंस में सर्विलेंस एंड टारगेट आइडेंटिफिकेशन, मिसाइल ट्रैकिंग एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एआई इनेबल्ड अटैक्स का होना, एंड हाउ दीज एआई cyber attacks can exploit the zero-day vulnerabilities. They can bypass antivirus softwares. About this agentic AI, तो इस टॉपिक को हमें ज़रूर देखना है, बिकॉज जो दो टॉपिक के बीच में इंटरलिंकेजेस होती है यूपीएससी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और ये आज आर्टिकल नहीं आया, पिछले 2-3 साल से दीज काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर इन न्यूज़, बट यूपीएससी ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं पूछा है। साइबर सिक्योरिटी में यूपीएससी ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन पूछता है मेंस में, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अब वो क्वेश्चन बनाते बनाते बोर हो गए पुराने टाइप के, लाइक एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, लाइक टाइप्स ऑफ साइबर वॉरफेयर, लाइक इंडिया की स्ट्रेटेजी, इंडिया का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। तो अगर वो अभी कहीं न्यू टॉपिक पे टच करेंगे तो दिस वुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर स्पेस। नाउ क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं बीट लाइक लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिनका यूज़ हमारी इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, एंड विच इज़ डिफिकल्ट टू रिप्लेस, एंड दे आर वेरी वल्नरेबल टू सप्लाई डिसरप्शंस। इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई करे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब एग्जांपल्स इंक्लूड लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जीपीयूज बनते हैं, उसमें यूज़ है। मीन सेमीकंडक्टर, राइट। बैटरीज, हम लिथियम पढ़ते हैं, लिथियम कोबाल्ट, राइट, बैटरीज में इनका यूज़ है। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर, तो एवरीवेयर देयर इज दिस एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इस आर्टिकल में एक पॉइंट बोला गया कि जिस तरीके से 20th सेंचुरी में ऑयल हुआ करता था ना, आज के टाइम में क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। देयरफॉर कंट्रीज आर रनिंग दिस रेस कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दो, या इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन रहेगी, पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल कंसंट्रेशन हमारे पास रहनी चाहिए, सो दैट दे कैन कंट्रोल द फ्यूचर इकोनॉमी। देयरफॉर दिस critical minerals are considered as new oil because geopolitical power dependent on this oil, but India critical minerals में लैग करता है। इंडियंस के पास रिसोर्सेज हैं, बट मिड स्ट्रीम इश्यूज एग्जिस्ट, लाइक रिफाइनिंग, लाइक प्रोसेसिंग, जिसमें चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस है। सो वी आर लैगिंग हेयर। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सप्लोरेशन, वी नीड टू फोकस ऑन द मिड स्ट्रीम। यही इस आर्टिकल का कोर आइडिया है। Therefore, developed countries are racing to have this edge on midstream capabilities. And if we want green energy transition, digital economy, defense systems, advanced manufacturing, we will need critical minerals. But like API of medicines, we are dependent on foreign countries. सेकेंड प्रॉब्लम इसके साथ है कि इसकी ग्लोबल सप्लाई इट्स हाईली कंसंट्रेटेड टू फ्यू कंट्रीज। सो देयर इज एक्सप्लोडिंग डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। चाइना डोमिनेट सप्लाई चेन। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है? चाइना कैन यूज दिस एज जियो पोलिटिकल टूल। इवन चाइना यूज दिस एज जियो पोलिटिकल टूल इन 2010। चाइना और जापान में कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट था 2010 में, एंड चाइना ने ड्यू टू दिस जियो पोलिटिकल डिस्प्यूट रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था टू जापान। जापान को उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया था।
So it's a way of arm twisting, right? So China dominates supply chains. This is a problem for us. How developed countries are responding? They are responding through domestic mining, mineral processing, recycling, strategic stockpile, supply chain diversification, so that geographical concentration किसी एक कंट्री पे लिमिटेड नहीं रहे. For example, you can quote this European Union Critical Raw Materials Act, which aims to reduce dependence on China. ठीक है. So article is suggesting us कि इंडिया के पास कंसिडरेबल रिजर्व्स तो हैं क्रिटिकल मिनरल के, लाइक लिथियम की अभी न्यू डिस्कवरीज हुई, ग्रेफाइट है, निकल है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, मोनाजाइट है, एक्सटेंसिव रिसोर्स है मोनाजाइट का हमारे पास. लाइक वी डू हैव 441 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेफाइट, 163 मिलियन टन्स ऑफ आयरन और 89 मिलियन टन्स ऑफ निकल. हम लैक का कर रहे हैं, हम लैक कर रहे हैं रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग में, राइट. वैल्यू एडिशन में हम लोग लैक कर रहे हैं. इंडिया ऑल्सो हैड गुड रिसाइकलिंग पोटेंशियल, बट challenges, heavy import dependence as I told, लिथियम कोबाल्ट निकल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारी बहुत लिमिटेड है. इन प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन मोस्टली आती है रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बट इंडिया लैग्स इन दीज स्टेजेस. एंड थर्डली हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल which makes the system very complex, burdensome, hierarchical. There are regulatory delays. Private sector का participation is very limited. So we are lacking on this aspect of refining technology. इंडिया ने इंट्रोड्यूस करे कुछ इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल क्रिटिकल मिशन, मिनरल मिशन 2025 में इसको लॉन्च किया गया. इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें अपना डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन इंक्रीज करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को डेवलप करना है, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है, एंड सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना है. रेजिलिएंट सप्लाई चेन इंडिया ने 2022 में आई गेस सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया था. ईयर में भी मैं गलत हो सकता हूँ, बट SCRI इंडिया ने लॉन्च किया था विद जापान. हमने इंटरनेशनल एक्विजिशन भी किया. फॉर एग्जांपल थ्रू काबिल वी हैव अ डेडिकेटेड PSU विच एक्वायर्ड ओवरसीज मिनरल एसेट्स. एग्जांपल हमने लिथियम का एक्सप्लोरेशन इन अर्जेंटीना. हमने USA के साथ क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट साइन किया टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन. बजट में भी था कि वी विल इंक्रीज सपोर्ट फॉर क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स. हमने डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाए थे ओडिशा वगैरह में, इसी दिस ईयर के बजट में गिवन था. So what more India should do? India should develop its processing and domestic indigenous processing and refining capacity. अपना एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स क्रिएट करें इंडिया. लाइक हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं अभी, आज वो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. इंडिया अपने एक्सप्लोरेशन करते रहे, लाइक जियोलॉजिकल सर्वेस, बेटर मैपिंग एंड फास्टर अप्रूवल्स. रिसाइकलिंग को प्रमोट करें, रिकवर मिनरल्स, यूज बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दिस 3 Rs प्रिंसिपल, and the circular economy. And इस सेक्टर में it's a very R&D intensive sector. We need to encourage research and development on battery chemistry, mineral processing technologies. We need to diversify our imports, right? Reduce dependence on a single country. And why is this important? As हमने पहले डिस्कस किया, सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन, द AI रिवोल्यूशन, नेट जीरो कमिटमेंट, यानी अगर हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो वी विल नीड EV, एंड विदाउट क्रिटिकल मिनरल्स EV इज नॉट पॉसिबल. एनर्जी ट्रांजिशन, EV मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मिशन. इसका सेमीकंडक्टर मिशन का जो हमारा आउटले आई थिंक 76,000 करोड़ था, उसका जो हार्डवेयर आएगा विदाउट क्रिटिकल मिनरल्स तो पॉसिबल ही नहीं है ना. एंड डिफेंस इंडिजिनाइजेशन हमें करना है, AI हार्डवेयर फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट. जो 2010 का हमने एग्जांपल देखा कि किस तरीके से चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बिकॉज चाइना एंड जापान हैड पॉलिटिकल इशू एट दैट टाइम. वो प्रॉब्लम नहीं होगी. सो this indigenization in this sector is an element of national security also. तो हमने ये आर्टिकल देखा अबाउट दिस क्रिटिकल मिनरल्स.
इसमें तो कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, वो हमने अभी यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। दिस क्रिटिकल मिनरल्स द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पावर। नाउ एक छोटा सा आर्टिकल, एक न्यूज़ दे रखी थी, नॉट एडिटोरियल बट एक न्यूज़ गिवन थी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जजेस की बढ़ा दी गई है। लोकसभा पासेस सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल विदाउट एनी डिस्कशन। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस क्रिटिकल मिनरल्स वाला टॉपिक हो गया, दिस एआई साइबर सिक्योरिटी हो गया। नाउ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, ये एक्चुअली ऑर्डिनेंस था, नाउ इट्स अ बिल, अभी ये एक्ट बन जाएगा। इससे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे 34 सैंक्शन स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग सीजीआई। नाउ ये हो जाएंगे 38 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वाई, क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। ओवरऑल जुडिशरी में तो 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90,000 जजेस आर पेंड, केसेस आर पेंडिंग, सॉरी नॉट जजेस, केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ है। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी, people went to supreme court, they want to cover everything under this special leave petition, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो रहा है। सो वी नीड मोर जजेस। तो अभी इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ा के 34 से 38 कर दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, 1950 में सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी थी सुप्रीम कोर्ट की? नाइनटीन फिफ्टी में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने जजेस थे हमारे पास? इसको कमेंट करना ज़रूर। सो यही आर्टिकल है। अच्छा, इंक्रीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यू डोंट नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिंपल बिल से हो जाता है। एंड इट empowers पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अब आर्टिकल 145 स्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट, एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्म बेंचेस। अब ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन पाएंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सैंक्शन स्ट्रेंथ। सो ये हमने देख लिया 90,000 केसेस एंड दिस स्पेशल लीव पिटिशन 136 एंड दिस विल ब्रिंग जुडिशियल एफिशिएंसी। ओके, तो हमने अभी तक कावेरी के डिस्प्यूट को समझा, अबाउट द रिसेंट डायरेक्टिव ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड ज्योग्राफी देखी कावेरी की, 4 स्टेट से पास होती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से रिजर्वायर्स हैं, इस इशू को समझा। दिस एलोकेशन 740 टीएमसी, बट वो फिक्स्ड एलोकेटेड वाटर कंसिडर कर रहा है। रिसेंट स्टैंड ऑफ देखा, सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस की इंक्रीज, सैंक्शन स्ट्रेंथ इसको देखा। एआई साइबर सिक्योरिटी एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी देखा कि एआई इज द फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर एंड नॉट एआई, साइबर स्पेस इज द फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर। और एआई किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड सोफिस्टिकेटेड अटैक्स इनेबल कराता है, राइट, विच इवन ब्रीचेस द जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। मालवेयर का नेचर इमर्ज हो रहा है, पॉलीमॉर्फिक मालवेयर मालवेयर, एजेंटिक एआई का रोल, वॉइस क्लोनिंग, जीरो ट्रस्ट मॉडल, डिफेंस में, रशिया यूक्रेन वॉर में, यूएस इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एआई का यूज़ टू क्रिपल द इकोनॉमीज ऑफ देयर राइवल्स। फिर माइथोस एआई इज अ वेरी पावरफुल मॉडल ऑफ एंथ्रोपिक। what if these kinds of sophisticated tools come into the hand of rogue elements? So we need better regulations and regulations where there will be human control. ये टॉपिक हमने देखा, क्रिटिकल मिनरल्स का टॉपिक देखा, इंडिया में इश्यूज क्या हैं, इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है,
and about this improving the refining capacities of India. China के domination over supply chains, and this recent initiatives taken by India, critical mineral mission, Kabil, इंडिया का यूएस मिनरल एग्रीमेंट, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स एंड 3R प्रिंसिपल सर्कुलर इकोनॉमी. चलो नाउ आप देखते हैं कि प्रीलिम्स से रिलेटेड हमारे आज की न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन थे. पहला टॉपिक है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. वाई? बिकॉज ओडिशा वांट दिस यूनेस्को टैग फॉर पूरी रथ यात्रा. दिस रथ यात्रा यूनेस्को, ओडिशा वांट यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को की वो ऐड करना चाहता है. तो हम इस लिस्ट को देखते हैं. दैट वाज न्यूज़, पर हमें उसको पूरा डाइसेक्ट करना है. तो मोस्टली ये टॉपिक प्रीलिम्स से ही के लिए ही रहेगा. यूपीएससी ने इस टॉपिक पे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. दिस यूनेस्को 2003 कन्वेंशन, ये 2006 में एनफोर्स में आया था. दिस कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. नोडल एजेंसी से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रहती है, एंड इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इज संगीत नाटक अकेडमी as the nodal agency for coordinating nominations for ICH. ICH means Intangible Cultural Heritage. 5 कैटेगरीज हैं ICH के अंदर. ओरल ट्रेडिशंस के अंदर, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, सोशल प्रैक्टिसेस, नॉलेज रिगार्डिंग नेचर एंड यूनिवर्स एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप. इस 5 कैटेगरीज के अंदर दे रिकॉग्नाइज ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. इंडिया की अभी तक 16 elements from India are included in the ICH list. 2008 में कुटियाट्टम एंड वैदिक चैंटिंग एंड रामलीला, 2008 में ये 3 चीज़ें ऐड करी गई थी. इसको हमें ध्यान रखना है कि ये रीजन किस रीजन से एसोसिएटेड है. एंड यूपीएससी ने आई थिंक गर्भ पे पूछा था क्वेश्चन कि 2023 में कौन सी साइट, कौन सा एलिमेंट ICH के अंदर रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वॉज. तो हमें ध्यान रखना है कि लाइक कुटियाट्टम इट्स रिलेटेड टू केरला नॉट तमिलनाडु. सो किस रीजन से वो एसोसिएटेड है, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है. 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, पेयरिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी लाइक रमन इज रिलेटेड टू उत्तराखंड, मुडियाट्टू इज एसोसिएटेड विथ केरला नॉट तमिलनाडु. तो ये ध्यान रखना है, एक बार इसको देख लेना. इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रेड्स का. ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. आपने लास्ट ईयर का प्रीलिम्स दिया हो तो इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करके गए होंगे, बिकॉज बजट में इसका गिवन था. अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है? द राज्यसभा पासेस दिस बिल, दिस MSME bill, where they mandated the discounting through trades platform for CPSEs. इस ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ट्रेड रन करता हूँ, किस तरीके से ये MSME की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसको अभी हम बहुत जल्दी से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. इट एड्रेसेस सेक्टर्स लिक्विडिटी कंसर्न्स बाय मैंडेटिंग ऑल CPSEs, ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू रूट इनवॉइस सेटलमेंट थ्रू ट्रेड्स. हम ट्रेड समझते हैं पहले, बाकी इस बिल के अंदर और कुछ नहीं है, बट हमें प्रीलिम्स के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को समझना है. देखो, ट्रेड एक प्लेटफॉर्म है इंस्टीट्यूशनलाइज बाय RBI. ठीक है, इसमें मेजरली एक सेलर होगा. ठीक है, वो MSME हो सकती है, ओनली MSME ही हो सकती है, सिर्फ MSME ही होगी. बायर में इट मे बी कॉरपोरेट, इट मे बी द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या कोई कंपनी हो सकती है. ठीक है, तीसरी चीज़ इसके अंदर होगी एक फाइनेंसिंग एजेंसी, वो बैंक हो सकता है, NBFC हो सकता है, जिनका लोन वगैरह देने का काम होता है. फोर्थ इसके अंदर होते हैं इंश्योरर्स. सिस्टम समझना क्या है. लेट सपोज कि एक ABC MSME है, एक प्रोप्राइटरशिप है, उसका कॉपर वायर बनाने का काम है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है BHEL से, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से. BHEL से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है अबाउट कॉपर वायर का, इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर.
और वो 10 लाख रुपए का एक ऑर्डर है। तो इसमें हो गई हमारी ABC कंपनी, एक हो गया BHEL। BHEL ये एक MSME है, और ये हमारी PSU है, राइट। ये ABC कंपनी को बोलता है, ABC MSME को बोलता है कि आप 10 लाख रुपए के इसको कॉपर वायर चाहिए। ठीक है। एंड ABC इसको डिलीवर करता है इनवॉइस। इनका पीरियड डिसाइड होता है कि ये टाइमली पे तो नहीं कर पाएगा। कंपनीज में टाइमली पेमेंट एक इशू रहता है। टाइमली वो पे कर देते हैं, और वो इसको इनवॉइस दे देता है। ठीक है। ABC इसको इनवॉइस दे देता है कि आप मुझे 10 लाख रुपए इसके पे करोगे। बट भेल अभी पे नहीं कर सकता, राइट। आफ्टर डिलीवरी, ऑर्डर डिलीवरी, भेल पे नहीं कर सकता। बट MSME को पैसा नहीं मिला, तो MSME अपने ऑपरेशंस कैसे रन करेगी? उसको फर्दर रॉ मटेरियल्स की नीड है, सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। उसको कुछ एक्सपेंशन करना हो सकता है, किसी मशीनरी की नीड हो सकती है। MSME के पास लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया, सो दिस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ये सभी को हेल्प करेगा। अब क्या होगा, ये ABC MSME इस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे अपना इनवॉइस अपलोड करेगा, अपना इनवॉइस अपलोड करेगा, एंड बेल इस इनवॉइस को अप्रूव करेगा। इसको हम कहते हैं FU, फैक्टरिंग यूनिट। ठीक है। अगर MSME ने अपलोड करा तो वो फैक्टरिंग यूनिट कहलाएगी। अगर बेल ने अपलोड करा तो वो रिवर्स फैक्टरिंग कहलाएगा। देन आता है रोल अबाउट फाइनेंसिंग एजेंसीज का। ठीक है। अब ये फाइनेंसिंग एजेंसी मान लो SBI। SBI को देखा कि ये ट्रांजेक्शन है 10 लाख रुपए की, एंड MSME एग्री कर रहा है 9,80,000 में। तो SBI ऑन फ्रॉम भेल साइड MSME को 9,80,000 रुपये दे देगा, और इनकी सेटलमेंट हो जाएगी डन। ठीक है। देन ये 9,80,000 रुपये SBI ने पे करे, बट SBI का यहाँ पर 20,000 का बेनिफिट है, वो 10 लाख रुपीज़ रिकवर करेगा फ्रॉम भेल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। ये आइडिया है ट्रेड्स का। ठीक है। लास्ट ईयर बजट में ये गिवन था, एंड अभी ये बिल के थ्रू मैंडेटरी कर दिया फॉर ऑल CPSEs। तो ये इलस्ट्रेशन थी, सिंपलर इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू। So it's a platform institutionalized by RBI for discounting and financing of trade receivables of MSMEs. ये लो ध्यान रखना है हमें कि इट इज़ रेगुलेटेड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। ठीक है। इस पे प्रीलिम्स पे पॉसिबल क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दिस प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी एंड डिलेड पेमेंट्स टू MSME so that they can unlock their working capital without requiring additional collateral। ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 4 की स्टेक होल्डर्स हमने देखा, सेलर्स सिर्फ MSME ही रह पाएगी इसके अंदर। ओनली MSME कैन पार्टिसिपेट एज सेलर्स। बायर्स में यू कैन हैव लार्ज कॉर्पोरेट, CPSEs, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट एंटिटीज। फाइनेंसियर्स वुड बी बैंक, NBFC फैक्टर्स, जिनका भी क्रेडिट का वर्क रहता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एलिजिबल अंडर द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। एंड इंश्योरर्स वो उस क्रेडिट को इंश्योर करेंगे, आर परमिटेड ऑन द प्लेटफॉर्म टू कवर क्रेडिट रिस्क फॉर फाइनेंसियर। फाइनेंसियर्स का क्रेडिट रिस्क को कवर करने के लिए वी विल हैव इंश्योरेंस। तो ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। एंड देख लिया हमने, ये वर्क समझ लिया कि MSME या बायर किस तरीके से इनवॉइस अपलोड करेंगे। देन फैक्टरिंग यूनिट जनरेट होगी। काउंटर पार्टी, अगर MSME ने बिल अपलोड करा तो काउंटर पार्टी वुड बी द BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगर BHEL ने अप्रूव किया तो ABC
वाली एमएसएमई जिसका अभी हमने डिस्कस किया, वो काउंटर पार्टी हो जाएगी। देन मल्टीपल फाइनेंशियर्स बिड करेंगे, जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज होता है उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियर्स बिड करेंगे फॉर दिस फैक्टरिंग यूनिट। कोई बिड कर सकता है 9,80,000, कोई बिड कर सकता है 9,90,000। वी आर ट्रांसपेरेंट, ऑक्शन होगा उस फैक्टरिंग यूनिट का। बेस्ट बिड एक्सेप्टेड बाय एमएसएमई एंड बायर्स, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उन्हें 9,90,000 कहीं से मिल रहे होंगे तो वो अमाउंट ले लेंगे, एसबीआई की डील को रिजेक्ट कर देंगे। देन फाइनेंशियर पेज डिस्काउंटेड अमाउंट टू एमएसएमई विद इन 24 आवर्स। अब एमएसएमई को 9,80,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। बायर सेटल फुल इनवॉइस अमाउंट विद द फाइनेंशियर्स ऑन ड्यू डेट, और एक ड्यू डेट पे बायर से फाइनेंशियर सेटल कर लेगा अमाउंट को। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोविजन आता है विदाउट रिकोर्स का। अगर बायर डिफॉल्ट कर जाता है, लेट्स से हमारे एग्जांपल में ही जाते हैं, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल भेल के एग्जांपल में, भेल नहीं पे कर पाता 9,80,000। नाउ फाइनेंशियर एमएसएमई के पास नहीं जाएगा कि भाई आपके बायर ने मुझे पैसे पे नहीं करे। दिस इज नोन एज विदाउट रिकोर्स प्रिंसिपल। ठीक है। नाउ एमएसएमई हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक टू द डिफॉल्ट amount of the buyer. Okay. Transactions are non-recourse. If the buyer defaults on the due date, the financier cannot demand repayment from the MSME seller. And I think this registration threshold तो अब चेंज हो गया, बिल के अंदर गिवन है ऑल CPSEs के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। एंड दिस इज इंटीग्रेटेड विद द जेम प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट का। एंड ठीक है। सो क्या ट्रेड्स पे आप शेयर्स और स्टॉक एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो? नहीं, इट्स स्ट्रिक्टली फॉर इन्वॉइसेस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। नॉन एमएसएमई सेल कर सकते हैं इन्वॉइसेस? नहीं, सिर्फ इट इज़ ओनली फॉर एमएसएमईज। क्या ट्रेड्स में कोलेटरल की नीड है? नहीं। नो, फाइनेंसिंग इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस एंड द ट्रस्ट कोऑपरेट गवर्नमेंट बायर, नॉट द एमएसएमई सेलर। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था ट्रेड्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज द लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब ग्रोन डायमंड का हम फिर हिंदू में देखते हैं। दिस टॉपिक ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, ये सारे आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं। This why lab grown diamonds are sustainable alternative to mined stones। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, जो अभी हमारा ट्रेडिशनल डायमंड है उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं कुछ। पहली प्रॉब्लम तो उसके एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स की है। ठीक है। इट्स वेरी कार्बन इंटेंसिव। माइनिंग, द माइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, इट्स वेरी कार्बन इंटेंसिव। सेकेंडली, जो रिजर्व्स हैं दे आर ड्विंडलिंग, वो रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। इन माइंस का ध्यान रखना आप, अर्गाइल इन ऑस्ट्रेलिया एंड दियाविक इन कनाडा, दे आर रीचिंग एग्जॉस्शन। सिर्फ बहुत बहुत से ग्लोबल रिजर्व्स का लाइफ स्पेन, सिर्फ इन माइंस का लाइफ स्पेस बचा है 30 ईयर्स। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्विंडलिंग रिजर्व, सेकंड कार्बन फुटप्रिंट, थर्ड जो वर्कर्स इन माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इस वर्क करने से डिजीजेस लाइक एस्बेस्टोस रिलेटेड इश्यूज उनके क्रिएट होते हैं। वर्क हेल्थ रिस्क, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड सच अदर डिजीजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड डायमंड्स। ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन में डायमंड्स होते हैं। इन डायमंड्स को जो वहाँ के ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स सिविल वॉर में इन्वॉल्व है, वो उन डायमंड्स को बेचकर दे acquire the arms and ammunition to stir violence in the country। ठीक है। This is the issue of blood diamond। So these are the issues that are associated with the natural diamond mining। So the alternative or the sustainable solution here is natural diamond, this lab grown diamond। And
प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, दिस लाइन, केमिकली फिजिकली एंड ऑप्टिकली आइडेंटिकल टू माइंड डायमंड्स। जो हमारे लैब ग्रोन डायमंड है, केमिकली भी सेम है, फिजिकली भी सेम है और ऑप्टिकली भी सेम है। अगर ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में दिखेगी तो हो सकता है कि हमें एक्सट्रीम लगे कि भाई फिर डिफरेंस क्या है। अगर वो केमिकली भी सेम है, फिजिकली भी सेम है और ऑप्टिकली आइडेंटिकल है, तो ये ध्यान रखना, लैब ग्रोन डायमंड्स आर केमिकली फिजिकली एंड ऑप्टिकली आइडेंटिकल टू माइंड डायमंड्स। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, किस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। फर्स्ट इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड सेकेंड इज केमिकल वेपर डिपोजिशन। ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, इसमें वी रेप्लिकेट द मेंटल, जो हमारे अर्थ का मेंटल है, उस टेम्परेचर और प्रेशर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन में वी यूज सम सीड्स एंड उस पर एस गैस मिक्सचर का यूज़ करना करना होता है। सो दिस मेथड इज रिलेटेड टू द केमिकल वेपर डिपोजिशन। उसमें हम डिपॉजिट करते हैं कार्बन मटेरियल लेयर बाय लेयर ऑन टू डायमंड सीड यूजिंग अ गैस मिक्सचर। सो एनवायरमेंटल कंपेरिजन देख लिया, जो हमारा लैब ग्रोन डायमंड है, लेस एनर्जी इंटेंसिव, लेस कार्बन एमिशंस एंड वाटर एनर्जी यूज भी उसका कम है। लैब ग्रो लैब ग्रोन डायमंड भी पिछले 2 ईयर से न्यूज़ में बहुत हाईलाइट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की। दिस न्यूज़, ONGC to reserve half of Mangaluru facility for strategic reserve। स्ट्रेटेजिक रिजर्व के टॉपिक को देखते हैं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, और वो इंडिया की अगर कंटिजेंसी या कोई ग्लोबल हेडविंड आती है, लाइक अभी रिसेंटली ईरान इजराइल वॉर, तो इंडिया के पास कितना टाइम तक का रिजर्व है, उसको हम देखते हैं। सो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पेट्रोल को स्टोर करके रखते हैं। ये प्रोजेक्ट फेजेस में चल रहा है। अभी इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 2 के हम अभी स्टेज में, वी आर रनिंग ऑन द फेज़ 2। इसका स्टार्ट हुआ था 1973, जब ऑयल क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा था। देन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये मैंडेट किया कि उसकी जो मेंबर कंट्रीज होंगी उनके पास एटलीस्ट 90 डे का ऑयल इंपोर्ट होना चाहिए। बट इंडिया तो आईईए का मेंबर नहीं, एसोसिएट मेंबर है। तो इसके लिए हमने नोडल एजेंसी बनाई, ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। ये एक SPV बनाई, wholly owned subsidiary of the Oil Industry Development Board under the Ministry of Petroleum and Natural Gas। So it's under MOPNG। ये मिनिस्ट्री ध्यान रखना, ठीक है। ये नीति आयोग के अंडर में नहीं है, एंड इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ OIDB। अब इंडिया की SPR की लोकेशंस देखते हैं साहब। हम कहाँ रखते हैं, अंडरग्राउंड along coastal areas for safety and easy connectivity to refineries and ports। फेज़ 1 में हमने डेवलप करी टोटल 5.33 MMT, माने 39 मिलियन बैरल्स, जिससे हमारा 9.5 डेज का क्रूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है। लोकेशंस इसकी ध्यान रखो, विशाखापट्टनम में थी, बेंगलुरु में थी एंड पादुर कर्नाटका। फेज़ 2 अभी इट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन। इसकी कैपेसिटी है 6.5 MMT। वी आर डेवलपिंग दिस थ्रू PPP मॉडल। न्यू लोकेशन जो हैं चंदीखोल एंड पादुर टू कर्नाटका, ये दो लोकेशन है। चंदीखोल इज इन ओडिशा एंड पादुर इन कर्नाटका। अगर फेज़ 2 कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया की SPR कैपेसिटी हो जाएगी 11.83 MMT। ठीक है, अभी इंडिया के पास कंबाइन तरीके से, नॉट फ्रॉम ओनली SPR, कंबाइंड तरीके से 50 to 74 डेज का बफर है। इन केस any global headwinds happened, India will not depend on its imports, right? Indians resources will not be depleted because we are utilizing this, we are maintaining the storage in this SPR, and even oil companies are also storing. You see the strategic reserves, ISPRL के K1s में we are having this for 9.5 days। कमर्शियल क्रूड जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, तो उसके भी, उनके पास भी खुद का सेपरेट स्टोरेज रहता है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास 25 डेज के। तो क्यूमुलेटिवली
अगर कोई क्राइसिस वर्ल्ड में होता है, इंडिया के पास 74 दिन का स्टोरेज है। ठीक है, तो ये हमें समझना था, ये लोकेशन देखनी थी। राइट। नेक्स्ट अगर बात करें, अब बात करते हैं लास्ट इबोला वायरस डिजीज़ की। फिर से आउटब्रेक हुआ। ठीक है। इबोला इज मोस्टली रिलेटेड टू सब सहारन अफ्रीका, दिस इज कॉन्गो रीजन एंड सूडान रीजन। प्रीलिम से रिलेटेड, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी में डिजीजेस प्रीलिम्स में एक थीम यूपीएससी की रहती है। सो रिमेंबर के इट्स आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू फिलोविरिडे फैमिली, जितना ये ध्यान रखना, एंड इट्स आरएनए वायरस। फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था 1976 में। इबोला एक्चुअली एक रिवर है। ठीक है, उस रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये रिवर है, वहाँ ये फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था 1976 में। फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ। इसकी 6 स्पीशीज़ हैं इबोला की। 6 स्पीशीज़ हैं। नॉट ऑल आर डिजीज कॉजिंग, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओनली 4 कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, जिसमें जायर, सूडान, बुंदीबुगियो एंड ताई फॉरेस्ट। 2 अदर स्पीशीज लाइक रेस्टोन एंड बम्बाली, ये डिजीज नहीं कॉज करते। ट्रांसमिशन कैसे होता है? इनका कैरियर है फ्रूट बैट्स, नेचुरल रिजर्वोयर इनका फ्रूट बैट है इस वायरस का। देन ये वाइल्ड लाइफ से जाती है, वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में जाती है, एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी इसका हो जाता है। बट एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, इबोला एयर एयरबोर्न डिजीज नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलेगा। ठीक है, सो नेचुरल होस्ट इसका फ्रूट बैट्स है, ये हमने देख लिया। जूनोटिक ट्रांसमिशन वाइल्ड लाइफ में एप्स मंकीज के थ्रू, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक स्वेट, यूरिन, सेलाइवा, सेमन। आप इसके कॉन्टैक्ट में आ जाओगे देन पॉसिबल है, अदरवाइज इट्स इबोला इज नॉट एयरबोर्न। इंडिविजुअल्स आर नॉट इन्फेक्शियस अंटिल दे डेवलप सिम्टम्स। ओके। वैक्सीन भी है इबोला की, एरवीबो, बट ये सभी सभी स्ट्रेंस के लिए इफेक्टिव नहीं है। दिस इज सिंगल डोज वैक्सीन अप्रूव्ड बाय डब्ल्यूएचओ, ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन है। इसके अलावा और भी वैक्सीन एग्जिस्ट करते हैं बट वो लाइसेंस्ड नहीं है। सो दिस वैक्सीन इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट द जायर इबोला वायरस स्पीशीज। इसका एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट भी है, अप्रूव्ड फॉर जायर इबोला वायरस, नॉट फॉर अदर स्ट्रेन्स। सपोर्टिव केयर में हम रिहाइड्रेशन थेरेपीज वगैरह देते हैं। रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी ध्यान रखना, रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू इबोला। ठीक है, जिसमें हम वैक्सीनेशन सबसे पहले देंगे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को, माने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को, फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को, कॉन्टैक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स टू फॉर्म अ रिंग ऑफ इम्यूनिटी दैट स्टॉप्स ट्रांसमिशन। बाकी क्विक रिवीजन में हमने देख लिया, इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, एयरबोर्न स्प्रेड नहीं है, असिम्टोमेटिक स्प्रेड भी नहीं है, नेचुरल होस्ट इसका फ्रूट बैट्स है। वैक्सीन में भी हमने ये देखा कि जायर स्ट्रेन में के लिए वैक्सीन है, बाकी और अदर स्ट्रेन के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एंड डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था 2014 में, 2018 में। एंड नाउ इट्स अ रीजनल आउटब्रेक इन सेंट्रल अफ्रीका, द सब सहारन अफ्रीका रीजन। अभी आपका होमवर्क है कि आप एमसीक्यू, ये 5 एमसीक्यूज हैं जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड, उनको सॉल्व करना। एंड जो भी आपके इन टॉपिक से रिलेटेड मेंस के मॉक क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करना, तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एंड प्लीज़ इस पीडीएफ को रीड कर लेना, एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे कल हिंदू के डिस्कशन में। कॉम्प्रहेंसिवली इसी तरीके से द हिंदू को डिस्कस करेंगे, न्यूज़ को डाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा डीपर घुसेंगे, बियॉन्ड द हेडलाइंस जाने की कोशिश करेंगे। ओके।